हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। अभी तक हम आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ, लैब सुपरिटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन के लिए प्रीवियस पेपर डिस्कस कर चुके हैं और इसके साथ साथ हम पार्ट 1 भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि संभावित प्रश्न हम लेके आए हैं उसका पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दे और सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दे। और जैसे ही डिस्प्ले पे आता है तो आप अपने तौर पे भी कमेंट्स में बता सकते हो कि उसका क्या आंसर है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आरआरबी में जो 26 अप्रैल को होने वाली एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आपकी बेटर प्रिपरेशन के लिए बने रहे चैनल के साथ। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये वही टाइप के क्वेश्चन है, उसी एक संभावित क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस साल में पूछा गया है, उससे रिलेटेड जो उसी बेस पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वहीं से हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं से लेके आने वाले हैं। और जो एग्ज़ाम में पूछे भी जाने वाले हैं वो इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। विच वायरस इज़ कॉमन काउज टू डायरिया इन चाइल्ड। ठीक है, जो क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मली पूछते हैं लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते तो प्रॉपर तरीके से उसका आंसर नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं है होना है। पढ़ते समय दिमाग को बहुत ही एकदम सरलता से पढ़े, सरलता और सहजता से पढ़े। ठीक है, और जब आप वहाँ एग्ज़ाम देने बैठो तो वही वही दिमाग आप वहाँ पर भी यूज़ करें। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा एकदम कॉम्प्लिकेटेड दिमाग को नहीं करना है, एकदम शांत स्वभाव में रहना है। तो और जो सोच है आपकी वो भी एक सरलता से सोचे। ठीक है, हर एक चीज़ को क्वेश्चन को कठिन तौर से सोचोगे तो आपका दिमाग उसको उतनी तरीके से हैंडल नहीं कर पाता। अगर आप उसको इजीली से सोचोगे तो उसको आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसमें क्या सिंपल सा पूछा गया है कि विच वायरस इज़ कॉमन काउज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चे में दस्त के सामान्य कारण कौन सा वायरस है। तो पॉक्स वायरस है, पैरो वायरस है, रोटा वायरस है और कैल्की है। ठीक है, तो कैल्की तो एक ऐसा ही ऑप्शन में दे दिया गया है, तो उसका राइट आंसर नहीं आना है। आपको चॉइस करना है, कमेंट्स में बताना है पॉक्स वायरस है, पैरो वायरस है और रोटा वायरस। एक और चीज़ें पूछती है उसमें कि कौन सा डीएनए वायरस है और कौन सा आरएनए वायरस है। तो आप फटाफट बता दो इसमें कि कौन से आरएनए वायरस है और कौन सा डीएनए वायरस है। ठीक है, क्योंकि जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरीके से लेके चलना है। हम जो क्वेश्चन लेके आए, लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर हम वो चीज़ आपको देने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपको जो क्वेश्चन का जो सामना करने हैं वही आपको वही अनुभव हम आप के साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब फटाफट बताना है कि डीएनए कौन कौन से वायरस से होते हैं और आरएनए कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इतना तो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ वायरस से नहीं पूछता है, ये कुछ बेसिक चीज़ें पूछते हैं। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है रोटा वायरस। ठीक है, तो आपको बताना है रोटा वायरस डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है। ठीक है, इसके साथ साथ में आप में कम से कम 5-6 डीएनए वायरस पढ़ ले और 5-6 आरएनए वायरस पढ़ के एक चार्ट बना ले, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 100% है। क्वेश्चन को समझ समझ के पढ़े ज़्यादा। मैं वही एक ही बात ये बताता हूँ, क्योंकि उसको हम ज़्यादा जितना सरलता और सहजता से पढ़ेंगे उतना ही हम अच्छे से दिमाग में रख पाएंगे। वही चीज़ें वो चीज़ दिमाग में हम लंबे समय तक रहती है। ठीक है, क्योंकि आज हमारा जो दिमाग है वो कठिन चीज़ों को बहुत जल्दी भुला देता है, और जो हम आसानी जो चीज़ें होती है वो ठीक है, जो सुकूनदायक जो होती है, दिमाग को थोड़ा आरामदायक होती है, वही चीज़ें दिमाग ज़्यादा समय तक स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो उसी तरह को जो क्वेश्चन आंसर है, आपका जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है, वो भी आपके दिमाग में एक नॉर्मल तरीके से आप उसको बिठा के रखें। ठीक है, सूडोपेडिया इज़ द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ। ठीक है, सूडोपेडिया का लोकोमोटरी ऑर्गन अंग है। ठीक है, तो कौन है, जाडिया। ठीक है, अब सूडोपोडिया का मतलब होता है कि वो ऐसा, अब लोकोमोटरी का मतलब होता है मूवमेंट करना, लोकोमोशन करना, चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मोशन करना, लोकोमोशन करना। ठीक है, प्रचलित करना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा दिया तो यही कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब सूडोपोडिया कोई बैक्टीरिया नाम ले लेगा। ठीक है, अब सूडोपोडिया कौन से पैरासाइट में होगा। ठीक है, जियाडिया में होगा, प्लाज्मोडियम में होगा, इंटामीबा हिस्टोलाइटिका में होगा और लिस्मानिया में होगा। ठीक है, तो आपका इसका आंसर देना है ये किस में होगा, सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया लोकोमोशन, लोकोमेट्री ऑर्गन है जो किसका है, जियाडिया का है, प्लाज्मोडियम का है, या इंटामीबा का है, या लिस्मानिया का है। ठीक है, तो आपको आंसर में फटाफट आप सभी बच्चों को इसका आंसर बताइए। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो आई होप कि सभी को पता है। तो फटाफट कमेंट्स में बताएं, फिर हम आंसर इसका बताते हैं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा जियाडिया। ठीक है, जियाडिया लाम्बिया। तो जियाडिया लाम्बिया इसका जो सूडोपोडिया है वो जियाडिया लाम्बिया का लोकोमेट्री ऑर्गन है। ठीक है,
चलिए, कैसोनिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस। ठीक है, जो कैसोनिस टेस्ट लगाते हैं हम किसके डायग्नोसिस करने के लिए लगाते हैं? एस्क्लोरोसिस के लिए, अस्पेंडिया के लिए, या ट्राइचिनेलासिस के लिए, या हाइडेटिस के लिए। ठीक है, तो आपको पता ही है। ठीक है, कैसोनी के परीक्षण का उपयोग निदान के लिए, किसके निदान के लिए किया जा सकता है? देखो, क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमको उसको पढ़ने में कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी कभी हिंदी वाला समझ में आता है, कभी कभी इंग्लिश वाला समझ में आता है। आपका दिमाग जो अच्छे से समझ पाए आप उसी को प्रायोरिटी देना। ठीक है, उसी को बेस्ड मानकर आप उसको सोल्व करना, तो ईजी से आप उसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, अधिकतर को एग्जामों में पूछा गया है इसको। कभी कभी हाइडेटिक डिजीज़ ऊपर दे देता है और कैसोनिस टेस्ट नीचे दे देता है, ऐसा उल्टा पल्टा करके दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एक ही बात बोलता हूँ, जो एग्जामिनर है वो बुकें ज़रूर उठाता है लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाता है, वो एक बेस मान के वो क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा डी होने वाला है, हाइडेटिक्स। ठीक है, चलिए देखो, एक क्वेश्चन तो फंगई के ऊपर भी बनता है। फंगई का जो एक आता है कि फंगई की स्टडी हम किस में करते हैं, तो वो आपकी ब्रांचेस है, तो एक बार ब्रांचेस का एक रिवीजन कर ले, वो तो सभी को पता ही है, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी। लेकिन जो फंगस है उसका एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि माइकोलॉजी। ठीक है, कि जो फंगस की हम इस स्टडी करते हैं, माइकोलॉजी के अंतर्गत हम फंगस की स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है, देखो बैक्टीरिया के लिए तो बहुत सारे जो कल्चर मीडिया है दिया गया है, लेकिन क्या फंगस के लिए भी कोई कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं? तो बिल्कुल कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके फुल फॉर्म है तो आप इसके सारे के सारे फुल फॉर्म दे सकते हैं, हालांकि मैं बताने वाला हूँ सभी के फुल फॉर्म, लेकिन आपको क्या फुल फॉर्म इसके पता है तो आप बता सकते हो। ठीक है, अगर कल्चर मीडिया का जो आपको वीडियो देखना होगा, तो जो हमने वीडियो अपलोड किए माइक्रोबायोलॉजी के, क्योंकि मैंने माइक्रोबायोलॉजी की, हिस्टोलॉजी और जो क्लिनिकल पैथोलॉजी के एकदम सेपरेट क्वेश्चन, बहुत ही एकदम नए अनुभव के साथ में मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो वहाँ से भी आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं एकदम नई ट्रिक के साथ में। ठीक है, तो कल्चर मीडिया वहाँ पर बहुत आसानी से समझाया गया है। चलिए, तो SDA का फुल फॉर्म बताओ, ACM, PDA, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, किस मीडिया कहोगे कि संस्कृति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, मतलब कल्चर मीडिया, अब कल्चर है तो संस्कृति शब्द आ गया उसमें। ठीक है, कल्चर मतलब उसको कल्चरिंग, ग्रोथ करवाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, तो कौन सा मीडिया यूज़ किया जाता है? SDA, ACA, ACM, या PDA, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा या ऑल ऑफ द अबव होगा, लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ चीज़ें इसमें मिस कर देते हैं और वो वही चीज़ें एक्सेप्ट पूछ लेता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, या तो कभी कभी सारे गलत दे देगा और एक ही सही दे देगा, या सारे सही दे देगा और एक गलत दे देगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। ठीक है, तो इसके फुल फॉर्म याद रहेंगे तो आप उसको सोल्व कर पाओगे। तो आप लिख लो इसमें SDA का सब्सट्रोज डेक्सट्रोज अगार। ठीक है, सब्सट्रोज डेक्सट्रोज अगार, SDA का फुल फॉर्म। ACM, ठीक है, अस्पारलिस कंप्लेट मीडिया, और PDA का पोटेटो डेक्सट्रोज अगार। ठीक है, तो ऐसे तो अगार ही होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसलिए देखो कभी कभी क्या दे देता वो दोनों, अब जैसे कि इसमें भी फंगस का दे दिया और इसमें भी फंगस का ही दे दिया, तो हम जानबूझकर उसको गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बना के मतलब बनाने की कोशिश किया है, क्योंकि हमेशा ऐसे ही हर एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन सेम आ जाते हैं और हम उसको एक दोनों में से एक को गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक एक पॉइंट चुराना है। ठीक है, जैसे हम क्रिकेट मैच खेलते हैं उसमें हमें हमारा एक एक रन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी प्रकार यहाँ पर एक एक हमारे नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरीके से रन चुराना होता है। ठीक है, चलिए, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ फंगाई बाय डायरेक्ट स्मीयर एग्जामिनेशन, प्रत्यक्ष स्मीयर परीक्षा द्वारा कवक की माइक्रोस्कोपिक परीक्षा। ठीक है, ये हिंदी का तो देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमको। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ फंगस बाय डायरेक्ट स्मीयर, जब हम डायरेक्ट स्मीयर बनाते हैं फंगस के लिए, तो क्या यूज़ करते हैं? KOH 10% यूज़ करते, इंडिया इंक यूज़ करते, ग्राम स्टेनिंग यूज़ करते, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो ऊपर भी ऑल ऑफ द अबव आ गया, नीचे भी ऑल ऑफ द अबव आ गया, लेकिन इसमें हमें कुछ चीज़ें सोचना है। भाई ग्राम स्टेन हम किसके लिए करते? ये हम फंगस के लिए नहीं करते। ग्राम स्टेन ओनली ऑन हम लोग बैक्टीरिया के लिए करते, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो वॉयलेट पर्पल कलर का दिखाई देता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो हमारा या तो लाइट पिंक दिखाई देगा या डार्क रेड दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम ग्राम स्टेनिंग यूज़ करते हैं। और इंडिया इंक किसके लिए करते हैं? हम लोग कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के लिए इंडिया इंक करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे हट गए। अब दोनों ऑप्शन हट गए तो हमारा डी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। KOH 10%। ठीक है, Al। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो यूज़ होता है हम लोग उसको
उसको डायरेक्ट स्मेयर के लिए यूज़ करते हैं, फंगस के लिए। ठीक है, चलिए देखो, तो ये इसमें कितनी सारी चीज़ें हो गई, हमारे आगार यूज़ हो गया, हमारा स्मेयर यूज़ हो गई। तो इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन बच्चे, ठीक है, मिस कर जाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सिप्लिस, तो हमेशा हर कोई लगा के स्पेसिफिक के लिए VDRL लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इनके भी फुल फॉर्म लिख, सभी के सभी कमेंट्स में बताओ, TPHA का फुल फॉर्म क्या होगा, CRP का फुल फॉर्म, ठीक है, VDRL या RRP का फुल फॉर्म। ठीक है, जैसे हम बताने नहीं वाले, लेकिन क्या आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है? देखो, अगर फुल फॉर्म पता रहता है तो हम उसको गलत नहीं करते हैं। ठीक है, वो गलत नहीं होने के फुल चांसेस होते हैं, हम उसको कभी नहीं गलत करेंगे। लेकिन अगर फुल फॉर्म ही नहीं पता है तो हम कहीं ना कहीं गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट जो बच्चे लगाते हैं वो सी करके आ जाते हैं, लेकिन सी इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, सभी को पता है सिप्लिस VDRL, सिप्लिस VDRL। ठीक है, और जो कुछ बच्चे जाते हैं वो RRP पे चले जाते हैं। ठीक है, तो RPR भी इसका राइट आंसर नहीं है। तो आपको सभी के वो जो फुल फॉर्म है वो सभी के कमेंट्स में बताना है कि सबके क्या फुल फॉर्म होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ए आएगा, और ए जो का फुल फॉर्म होगा हमारा ट्रेपोनेमम। ठीक है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम। ठीक है, हीम एग्लूटिनेशन ऐसे इसका जो टेस्ट होता है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, और स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सिप्लिस के लिए TPHA टेस्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिप्लिस के लिए VDRL टेस्ट, वेरिनल, ठीक है, वेरिनल डिजीज़ रिसर्च एंड लेबोरेटरी इसका जो फुल फॉर्म होता है। तो VDRL का फुल फॉर्म भी कुछ उल्टे सीधे गलत करके उसका एक सीरीज देता है, 4 ऑप्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन उसमें एक कोई स्पेलिंग मिस्टेक करके भी VDRL का ऊपर देता है, और TPH के भी इसी तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखें। ठीक है, और CRP का C रिएक्टिव प्रोटीन, तो आपको सभी, और RPR का रैपिड, ठीक है, रैपिड प्लाज्मा रीजन। ठीक है, ये तो सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी लिख ले, आप नोट कर ले। ठीक है, TPH का ट्रेपोनेमम पैलिडियम, ठीक है, हीम एग्लूटिनेशन ऐसे, जो कि हमारा सिप्लिस के लिए कन्फर्मेटरी या स्पेसिफिक टेस्ट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपको फुल फॉर्म सहित सारी जानकारी नोट करके रखना है, क्योंकि देखो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वही आपको वहाँ बहुत हेल्प करती है, और वही चीज़ें आपको याद रहती है। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ें में हमने सिप्लिस के बारे में सर ने क्या क्या चीज़ें बताई थी, अभी ग्रुप 5 में भी यही हुआ, जो हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी बच्चों को वही याद रहता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा हमारा दिमाग सिर्फ बातें याद करता है, जो हम लोग पढ़ते हैं वो बहुत कम याद रह पाता है, लेकिन जो हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं उस टॉपिक के ऊपर, वही सारी चीज़ें हमें याद रह जाती है, और हमारा दिमाग भी उसी चीज़ को बेटर तरीके से कैचअप करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर याद रखें। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ATPHA। चलिए, टाइप ऑफ एलाइजा। ठीक है, तो एलाइजा का प्रकार बताइए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बोथ, या नॉट एनी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एलाइजा का फुल फॉर्म, ये भी क्वेश्चन एलाइजा का भी ये सारी चीज़ें पूछा है। देखिए, मैं वही चीज़ें लेके आया हूँ जो इम्पोर्टेंट्स है और जो एग्ज़ाम्स में आती है। ठीक है, इसके ऊपर से तो हमेशा हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसमें खासियत ये है कि हम वो चीज़ें बता रहे हैं आपको, वो अनुभव शेयर कर रहे हैं जो आपको आ सकता है और हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं, लेकिन किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, तो एलाइजा का भी क्वेश्चन देते हैं कि कौन सा करेक्ट देता है वो, हमेशा ऐसे एक या दो क्वेश्चन आए हैं, हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं कि स्पेलिंग वाले। तो एलाइजा का फुल फॉर्म भी सभी लोग याद करके रखें, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे अच्छे से स्पेलिंग सहित आपको इसको नोट कर ले। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो इसमें से एलाइजा का प्रकार है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, बोथ है, या नॉट एनी। ठीक है, जो एलाइजा टेस्ट लगाते हैं नॉर्मली, जो सीरोलॉजी में काम करते हैं उनको तो पता ही है। ठीक है, अब आपको ये भी पता रखना है डायरेक्ट किसके लिए करते हैं और इनडायरेक्ट किसके लिए करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग एंटीजन के लिए करते हैं। ठीक है, एंटीजन का डिटेक्शन करने को, इनडायरेक्ट हम एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट में किसका डिटेक्शन करते हैं, इनडायरेक्ट में किसका डिटेक्शन करते हैं। तो जो ठीक है, डायरेक्ट में हम एंटीजन का डिटेक्शन करेंगे और इनडायरेक्ट में हम एंटीबॉडी का डिटेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो जो एलाइजा में हम लोग 3 तरीके से करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच। ठीक है, खाने वाला नहीं, सैंडविच एक टेस्ट है। ठीक है, जिसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का डिटेक्शन करते हैं, वो सैंडविच के अंतर्गत आता है। तो तीन प्रकार होता है। तो अगर सैंडविच यहाँ पर है नहीं, अगर बोथ की जगह सैंडविच दे देता और ऑल ऑफ द
ऑल ऑफ द अबव देता है तो वो आंसर हमारा राइट होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दे दिया और बोथ दे दिया, तो जो सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एकदम शालीनता से पढ़े और एकदम मज़ेदार से पढ़े, ज़्यादा दिमाग को कन्फ्यूज़न मत करिए। आर ए फैक्टर टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ। ठीक है, देखो इसमें आपको बहुत शालीनता से पढ़ना है कि जो आर निदान के लिए आर ए कारक परीक्षण है। ठीक है, आर ए फैक्टर टेस्ट फॉर डायग्नोसिस किसके डायग्नोसिस के लिए करते हैं। ठीक है, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, र्यूमेटॉइड फीवर्स के लिए, टिश्यू नेक्रोसिस के लिए या इन्फ्लामेशन के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, समझना है कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, ठीक है, टिश्यू नेक्रोसिस क्या होता है, ठीक है, र्यूमेटॉइड फीवर्स क्या होगा और र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है। ठीक है, तो आपको चारों ऑप्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर से अर्थराइटिस के ऊपर से भी क्वेश्चन बना है, र्यूमेटॉइड फीवर्स के ऊपर से भी, टिश्यू नेक्रोसिस ये कुछ नया वर्ड्स है लेकिन कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, हम तो हर डिफ़िकल्ट चीज़ों को आसान बनाने के लिए आए हैं, और आपको इसीलिए कि आपकी अगर हम आपका जो कन्फ्यूज़न है, ठीक है, वो अगर दूर हो जाता है तो आपको एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ए है। ठीक है, अर्थराइटिस के लिए आप अर्थराइटिस याद रखो, ह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, तो देखो इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन में जैसे कि हमारा ESR बढ़ जाता है, ठीक है, हमारा न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फ्लामेशन कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फ्लामेशन का रिएक्शन हो जाती है, उस चीज़ को इन्फ्लाम। टिश्यू नेक्रोसिस मतलब होता है जैसे कोई घाव है, अगर हम लंबे समय तक उस घाव को फिलअप नहीं कर रहे, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, तो वहाँ के जो आसपास का जो एरिया वो सड़न पकड़ लेता है, सड़ने लग जाता है। तो आपने देखा होगा घाव से कभी कभी बदबू आने लगती है। ठीक है, तो उसी चीज़ों को बोलते हैं टिश्यू नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है सड़ना। ठीक है, जो घाव से जो बदबू आती है उसी चीज़ को बोलते हैं नेक्रोसिस, टिश्यू नेक्रोसिस। जब टिश्यू नेक्रोसिस का मतलब जो हमारे टिश्यू सेल्स होती है वो मरने लगती है। ठीक है, अगर वो टिश्यू सेल्स मरने लगती है तो बदबू देती है, उसी चीज़ को बोलते हैं टिश्यू नेक्रोसिस। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर आपने देख लिया कि जो आर ए फैक्टर तो हम लोग अर्थराइटिस के लिए करते हैं, ह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। ठीक है, जो कि बड़े बुजुर्ग में 60 साल या 55 साल के ऊपर जो उनको टेस्ट लिखता है डॉक्टर। चलिए, इसका आंसर फटाफट बनाएंगे। डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू लैक ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स। डायबिटीज इंसिपिडस निम्नलिखित हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण डायबिटिक इंसिपिडस होता है? LDH, ADH या ALP या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो फटाफट बताना है कौन से हार्मोन्स के कारण डायबिटिक इंसिपिडस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स। चलिए, तो फटाफट आप इसके पहले तो फुल फॉर्म बताएंगे। LDH का फुल फॉर्म क्या होगा, ADH का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, ALP। चलिए, तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, इसका ADH। तो आप LDH का फुल फॉर्म, ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस हार्मोन्स। ठीक है, ADA, ठीक है, एल्कलाइन फास्फेट। तो इसका जो राइट आंसर है B। चलिए, रोथराज पाउडर कंटेनिंग, रोथराज पाउडर में शामिल है। तो रोथराज पाउडर में क्या क्या है? सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, या अमोनियम सल्फेट है, या ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, तो लगभग ये सारी चीज़ें रोथराज पाउडर के कंटेन है। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लें, इसमें सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड भी है, सोडियम साइट्रेट भी है, और अमोनियम सल्फेट भी ही है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों हमारे रोथराज पाउडर के कंटेनिंग है। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीज़ें आप ज़रूर पढ़ ले। रोथराज पाउडर हुआ, बेनेडिक्स रिएजेंट्स हुआ। ठीक है, तो इन कुछ जो मुख्य जो टेस्ट होते हैं, जो रिएजेंट्स होते हैं, उनके आप ज़रूर एक बार कंटेंट याद कर ले, क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखो सिलेबस आप सब कुछ चाट गए हैं, रट लिए, घोट लिए, लेकिन जब आप वहाँ पर बैठते हो तो वो सिलेबस पूरा धरा की धरा रह जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने यही बताया है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो एक को रिलेट करके देता है। भाई एग्जामिनर भी अगर बुक से ही देगा तो बुक तो सब ने पढ़ के रखी है। ठीक है, सब के सब 100 to 100 ले आएंगे, इसीलिए वो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट को सेलेक्ट करते हैं और वहाँ से क्वेश्चन वो बनाते हैं। ठीक है, चलिए,
तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा डी। यूरिया सिंथेसिस अकर इन, यूरिया संश्लेषण कहाँ पर होता है? किडनी में होता है, लीवर में होता है, स्टमक में होता है या स्पेलिन में होता है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं कि किडनी का क्या क्या काम है, लीवर का क्या काम है, स्टमक तो हमारा सिर्फ खाने से मतलब रखता है। ठीक है, स्टमक का कोई रोल नहीं है इसमें, स्टमक का हमारा सिर्फ खाने का रोल है, खाने को पचाना। ठीक है, यूरिया कार्बोहाइड्रेट इन सभी का कोई लेना देना नहीं होगा, बस आएगा पचाएगा। HCl, हाँ HCl इसमें जो मेन होगा वो HCl का गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ये अपना उसको वो बारीक करने टुकड़े करने में कुछ, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में परिवर्तित करने का काम करता है। इसके बाद में वो आगे दे देता है। ठीक है, तो दिक्कत है हमारा किडनी में, लीवर में, स्प्लीन में। तो यूरिया सिंथेसिस स्प्लीन में तो होगा नहीं, अब दिक्कत आ रही है किडनी या लीवर में। ठीक है, तो जो यूरिया का सिंथेसिस होगा वो होगा हमारा लीवर में। ठीक है, तो इसका बी इसका राइट आंसर है, लीवर। ठीक है, अधिकतर यूरिया की बात आती है तो यूरिया का जो टेस्ट इसीलिए गलत करके आ जाते लोग, क्योंकि जो यूरिया का जो टेस्ट होता है वो हम किडनी में रीनल फंक्शन टेस्ट में लगाते हैं, इसीलिए बच्चे ऐसा रिलेट करके वो किडनी लगा के आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंथेसिस, यूरिया का सिंथेसिस, ठीक है, तो वो कौन करता है? लीवर होता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। चलिए, 1.4 मोल पर लीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेंट, ठीक है, ब्लेंग ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है, तो इसमें कितना होता है? जो हमारा 1.4 मोल पर लीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग, तो कितने ग्राम होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 1.4। ठीक है, जितना हमारा NaOH होगा उतना ही हमारा, ठीक है, मतलब 1.4 मोल पर लीटर ऑफ NaOH कंटेंट, तो उसका जो NaOH भी हमारा कितना होगा? 1.4 बराबर ही होगा। चलिए, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड इन नॉर्मल सलाइन इज। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि सामान्य खारा में NaCl की एकाग्रता कितनी होती है, सांद्रता कितनी होती है। ठीक है, नॉर्मल सलाइन की बात हो रही है, उसमें सोडियम क्लोराइड कितना % उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा। ठीक है, 7.85%, 0.85% या 0.9% या 0.10%। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा बी, 85%। ठीक है, 0.85, इसको याद रखना। अधिकतर बच्चे 7.85 करके आ जाते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होता है हमारा 0.8%। कितना? नॉर्मल सलाइन में। तो ऐसा ये जो नॉर्मल सलाइन जो क्वेश्चन क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि देखो नॉर्मल सलाइन हमारी लेबों में भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और नॉर्मल सलाइन तो हर जगह रूटीन होने लगा अभी। ठीक है, इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन भी हमारे आ जाते हैं। हालांकि ये थोड़ा नर्सिंग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मल सलाइन तो हमारे में भी यूज़ होता ही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि है तो ये हमारा मेडिकल से ही। ठीक है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब यहाँ पर भी बच्चे, अधिकतर बच्चे गलत करके आ जाते हैं। देखो पढ़ के रखा उन्होंने, लेकिन वो देखो पूरा की पूरा तो वो कभी नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है भाई, पूरा के पूरा अगर रट के भी गए तो रट के कितना गए? देखो ग्लाइकोलाइसिस में उन्होंने पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट एसिड, तो वो कटक से पायरुवेट एसिड उसको लगा के आ जाएंगे। ठीक है, उन्होंने क्या पढ़ा? ग्लाइकोलाइसिस का शब्द देख लिया, एंड प्रोडक्ट देख लिया, तो पायरुवेट, ग्लाइकोलाइसिस का जो आखिरी प्रोडक्ट होता है पायरुवेट एसिड। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है? क्योंकि उसमें 2 साइकिल्स होता है, एरोबिक साइकिल्स हो चलते हैं और एक एनारोबिक साइकिल चलता है, तो इसमें एनारोबिक चीज़ें पूछी गई है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है? एसिटाइल कोएंजाइम हो सकता है, लैक्टेट हो सकता है, ठीक है, लैक्टेट हो सकता है या लैक्टोज हो सकता है। ठीक है तो ये सभी शुगर ही, पायरुवेट एसिड भी है, एसिटाइल, लैक्टेट या लैक्टोज। ठीक है, तो आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होने वाला है आप बताइए, क्योंकि पायरुवेट तो मैंने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अभी मेरे मुंह से निकल ही रहा था, वो क्या फ्लो में हो जाता है। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सी, लैक्टेड होता है।
ठीक है। अब लैक्टेट जो अगर हमारा यहाँ पर नॉर्मली पूछता है, ठीक है, अब एनारोबिक चीज़ों को हटा के सिर्फ सिंपल सा पूछ लेता है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो हम लोग उसको पायरुवेट एसिड लगाते, लेकिन इसमें एनारोबिक डाल दिया। वो यही होती है मेन चीज़। एक ही शब्द ऐसा वो शामिल कर देता है कि हम सारा की सारा हमारी मेहनत पे पानी फेर जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने एनारोबिक चीज़ों को नोटिस किया ही नहीं और हमने धड़क से लगा दिया पायरुवेट एसिड, तो वो हमारा गलत चलेगी। और जब हम वापस आके सर्च करके देखते गूगल पे, तो वो अब सोचते हम लोग बाप रे, ठीक है, उसका हमारा लेक्टेट था, हमने पायरुवेट लगा दिया। तो यही सारी चीज़ें गलती करते हो, तो ये इन चीज़ों से बचे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़े। आपने सिलेबस पढ़ा, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जाके इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, एरोबिक है, एनारोबिक से, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड, ठीक है, हेमेचूरिया, ब्लड यूरिया, ठीक है, मेल्ट यूरिया या क्लाई यूरिया, ठीक है। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लेके आए क्योंकि इससे क्वेश्चन बना है हर बार, ठीक है, हर बार इसको जो मैंने 4 ऑप्शन दिए वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन, ठीक है, यूरिन इज कॉल्ड, ठीक है। तो हिमेचू यूरिया, ब्लड यूरिया, मेल्ट यूरिया या क्लाई यूरिया, ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़ना, क्लाई यूरिया के ऊपर से भी क्वेश्चन हमेशा बना है, ऑलमोस्ट एग्जामों में भी बना है। तो जो क्लाई यूरिया का मतलब होता है लिपिड, अगर यूरिन के अंदर लिपिड आ रहा है, ऐसी चीज़ों को लिपिड या मिल्क, याद रखना, लिपिड या कोई ऑयली सब्सटेंस या मिल्क आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मेनली तो जो क्लाई का मतलब होता है लिपिड ही होता है, चिपचिपा पदार्थ। क्लाई का मतलब होता है कोई कच्चा मटेरियल है। तो अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, लिपिड के ऊपर से ही क्वेश्चन बना है। तो क्लाई का मतलब होता है लिपिड, यूरिन के अंदर लिपिड प्रेजेंट है, तो उस चीज़ को बोलते हैं क्लाई यूरिया, ठीक है। तो यहाँ पर तो लिपिड की बात नहीं हो रही, तो डी इसका कैंसिल। अब मेलिटी यूरिया, मेलिटी यूरिया मतलब जो हमारा यूरिन है, ठीक है, अभी हमारा यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें भी जो कुछ न्यूट्रिशंस, उसमें कुछ न्यूट्रिशन आ रहे हैं, ठीक है। हम कुछ अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं और वो खाना भी हमारे यूरिन में हमें नोटिस हो रहा है, ठीक है। मतलब कुछ जो पोषक तत्व भी यूरिन में के साथ बाहर जा रहे हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं हमारा मेल्ट यूरिया, ठीक है, मेलिट यूरिया, ठीक है। जैसे मल न्यूट्रिशन हम लोग बोलते हैं, मल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा मतलब निकलता है। मेलिट यूरिया, मेलिट यूरिया का मतलब होता है कि जो हमारा यूरिन है, यूरिन के अंदर कुछ पोषक तत्व का एक्सक्रीशन होना, ठीक है। ब्लड यूरिया, ठीक है, ब्लड यूरिया, अब यहाँ पर ब्लड यूरिया इसलिए कन्फ्यूज़न करने के लिए इसमें दे दिया, ठीक है। अब ये हर कोई का ब्लड यूरिन के अंदर ब्लड है तो ब्लड यूरिया नहीं, अब उसका एक साइंटिफिक कुछ ऐसा नाम होता है, ठीक है। हमारे एक मेडिकल का जो टर्म्स होता है, वो ब्लड का मतलब है हीम, ठीक है, तो वो हिमेचू यूरिया है, न कि ब्लड यूरिया। वो मैं कन्फ्यूज़न करने के लिए आपको ब्लड यूरिया डाल दिया इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें भी ध्यान देना है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ HbA1c, ठीक है, आजकल HbA1c बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा, हर किसी को देखो HbA1c, शुगर पेशेंट, 3 महीने का एवरेज, 3 महीने के एवरेज, हर कोई ऑलमोस्ट 10 में से 3 पेशेंट HbA1c करवाने के लिए आते हैं, ठीक है। इसीलिए इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उसका नॉर्मल रेंज एक बार ज़रूर पढ़े, ठीक है। 3 से 6% हो सकता है, 6 से 9%, 9 से 12 या 10 से 12, ठीक है। तो उसका जो एवरेज है वो 3 से 6%, तो इसका जो राइट आंसर हमारा ए, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें ट्रेंडिंग में आती है वही चीज़ें एग्जामिनर को देखता है और ऐसे को उसी के ऊपर से क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। पेपर देने जाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें भी ज़रूर सोच के जाना जो कुछ ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है, चाहे कोई टेस्ट हो, कोई रिएजेंट्स हो, ठीक है, या कोई डिजीज़ हो, क्योंकि उसके ऊपर से तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ऐसी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर देख के जाना और उसके ऊपर से क्वेश्चन ज़रूर बने, ठीक है। बायोमेडिकल ट्रेंडिंग में चलता है, बायोमेडिकल के ऊपर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली, जैसे कोई लैब में काम कर रहा है तो उसको कुछ नॉर्मली चीज़ें चल रही है, वो तो वो ज़रूर कर लेगा, ठीक है।
लेकिन जो कुछ फ्रेशर बच्चे हैं, उनको तो ये सारी चीज़ें पता नहीं होता है कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या वो तो बेचारे सिर्फ बुक पढ़ना जानते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए तो ये सारे के सारे लेक्चर हम बना के आए हैं। ठीक है, जो शुरू से स्टार्टिंग करना चाहता है वो अब पूरे जो वीडियो देख लेना। ठीक है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो ज़ीरो से आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी। ठीक है, अगर आप ज़ीरो हो तो भी आप हीरो बन सकते हो। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको एक ज़ीरो से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को विज़िट करें। और सारे के सारे एक जो वीडियोज़ है क्वालिटी थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, लेकिन उसके जो क्वांटिटी है, उसका जो मटेरियल है वो बहुत आपको, आपकी जो प्रिपरेशन है आपको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाएगा। चलिए, द लाइट पाथ ऑफ क्यूवेट्स। ठीक है, क्यूवेट्स का प्रकाश पथ कितना लंबा होता है? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। अब क्यूवेट्स मतलब क्या होता है? जब आप उसमें जैसे एनालाइज़र देखा होगा, अब वो चाहे ऑटो एनालाइज़र देखा होगा या फुली ऑटोमेटिक एनालाइज़र, तो उसमें जो जो क्यूवेट्स लगे होते हैं, ठीक है, जो नली लगी रहती है, ठीक है, जो सैंपल सक करने के लिए, ठीक है, सैंपल खींचने के लिए, तो जो उसका जो पथ का जो लंबाई पूछी गई है वो होती है, तो वो उसकी 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। चलिए, मेन हीट प्रोडक्ट ऑर्गन, मुख्य गर्मी उत्पादक अंग कौन है? लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है। ठीक है, हमारे शरीर में, ठीक है, ऊर्जा का उत्पन्न कौन सा ऑर्गन करता है? ठीक है, तो सभी को पता ही है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है। मेन हीट प्रोडक्ट ऑर्गन। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें कुछ जो रहती है, पूछ लेते हैं ऐसी चीज़ें, तो कुछ बेसिक नॉलेज के साथ भी हमें पढ़ना है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा लीवर। ठीक है, अब यहाँ पर सोचेंगे कि हार्ट हार्ट सबको खून सप्लाई करवाता है, धक धक करवाता है, लेकिन जो हीट प्रोडक्ट का जो मेन ऑर्गन है वो हमारा लीवर है। लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा, जो मेल का, ठीक है, मेल फीमेल का यूरेथ्रा, ज़रूर ये ऐसी चीज़ें ज़रूर पढ़ के रखें, क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि जो अभी पथरी के जो पेशेंट आते हैं, ठीक है, यूरेथ्रल ऑपरेशन होते हैं, और क्योंकि जो आजकल उल्टा सीधा खाना पीने के कारण ये किडनी प्रॉब्लम, पथरी प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम बहुत होती है। तो ये सारी चीज़ें कुछ ट्रेंडिंग में आ रही है। ठीक है, इसी के ऊपर से हम लोग लेके आए हैं क्वेश्चन। तो उसका जो लेंथ पूछी गई है, ठीक है, मेल यूरेथ्रा की लंबाई। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो एनाटॉमी में आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो या कोई भी मेडिकल वाले हो। ठीक है, तो उसका जो सेंटीमीटर होगा वो हमारा, उसका जो राइट आंसर होगा वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो हमारा यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा मतलब जो थैली, पेशाब की थैली होती है अंदर, उसको हम लोग, ठीक है, मूत्र मार्ग होगा वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। ठीक है, सॉरी, वो ब्लेडर होता है, जो थैली की बात होती है वो ब्लेडर होता है, यूरेथ्रा उसके आगे वाला पार्ट। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ठीक है, ये देखो, ये सारी चीज़ें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन इसलिए लेके आया हुआ हूँ मैं कि ओव्यूलेशन, क्योंकि आजकल बहुत ही ना ऐसा जो ट्रेंडिंग चल रहा है कि बहुत ही आजकल के नौजवान जो पीढ़ी है वो अलग ही तरीके से चल चुकी है। उनको बच्चे चाहिए ही नहीं, चाहे वो 30-40 साल के हो जाएंगे, 30 साल से ऊपर, बस इंजॉय मांगता है, बाद में बच्चे पैदा कर लेंगे। ठीक है, एक ये कहावत है, सच है ये। ठीक है, एक सच्चाई है आजकल के ज़माने की। तो वो क्या होता है, टैबलेट खाते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए अब उनके क्या जो हार्मोन से क्या हो जाते हैं, इनबैलेंस हो जाते हैं, फिर वो नॉन फर्टाइल की कंडीशन में चले जाते हैं। फिर वो बाबा के पास जाते हैं, फिर वो टेस्ट ट्यूब की ओर भागते हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये चल रही है अभी। ठीक है, ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम अभी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इन सारी सारी चीज़ों के कारण, क्योंकि ऐसी चीज़, ऐसे जो क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, हार्मोन्स रिस्पॉन्स फॉर ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन में कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्स करता है? ठीक है, FSH, LH, एस्ट्रोजन या प्रोस्टेजन। ठीक है, तो अब फटाफट कमेंट्स करेंगे इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है LH। ठीक है, ल्यूटिलाइन हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के लिए ल्यूटिलाइज हार्मोन। चलिए, अब इसमें
मेल फीमेल्स के हार्मोन्स भी पूछे जाते हैं कि कौन से मेल्स का क्या हार्मोन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर पूछते हैं, तो आप एक बार ये चीज़ें ज़रूर पढ़ लें क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन बने हैं। चलिए, द लीवर हैज़ टोटल लोब्स। जिगर के पास कुल लोब्स है। ठीक है, लीवर मतलब जिगर, जिसका जिगर है, जिसका जिगर जिगर तगड़ा है वो, ठीक है, सबसे मैन है। वो बोलते ना सब काँप जाना चाहिए लेकिन लीवर नहीं, जिसका लीवर नहीं काँपा वो उसमें दम है। ठीक है, तो सभी को पता है कि जो लीवर के लोब होते मेनली तो उसके दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। लेकिन अगर कुल लोब की बात करेंगे तो लीवर के पास चार लोब होते हैं। ठीक है, राइट लोब, लेफ्ट लोब, कोडेट लोब और कॉर्टेट लोब्स। ठीक है, नाम याद रख लेना, राइट लोब्स, लेफ्ट लोब और कॉर्डेट लोब्स और क्वाड्रेट लोब्स। ठीक है, तो ये जो टोटल लोब्स होते हैं वो चार लोब्स होते हैं लीवर के पास। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा डी होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। लार्जेस्ट लिम्फेटिक, ठीक है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन, सबसे बड़ा लसीका कौन है? स्प्लीन, हार्ट, लीवर या किडनी? लार्जेस्ट लिम्फेटिक की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होने वाला है? फटाफट कमेंट्स में बताओ कि इसका जो राइट आंसर क्या आने वाला है। लार्जेस्ट लिम्फेटिक, लिम्फ की बात हो रही है, लसीका की बात हो रही है, तो स्प्लीन आएगा, हार्ट आएगा, लीवर आएगा या किडनी आएगा। ठीक है, तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है आपके हिसाब से क्या आने वाला है, फटाफट इसका कमेंट्स में आंसर बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है स्प्लीन। स्प्लीन क्या है? ये लिम्फेटिक है, लसीका है। ठीक है, प्लिया है बोलते हैं हम इसको, स्प्लीन को। तो अधिकतर लोग क्या कर जाते हैं, लीवर लगा देते हैं क्योंकि लीवर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। और एग्जामिनर भी यही ट्रिक अपनाता है कि वो चाहता है कि आप जानबूझकर क्वेश्चंस को गलत करें। आपने पढ़ के गया कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? लीवर। तो आप तो इसको आँख बंद करके लीवर ही लगाओगे। ठीक है, लेकिन वो आपके दिमाग से खेलना चाहता है। ठीक है, वो दिमाग से खेलते हो। तो इसका जो लार्जेस्ट लिम्फेटिक पूछ लिया उसमें, न कि ऑर्गन। बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन पूछता है तो हमारा लीवर आता है, लेकिन इसी तरीके से क्वेश्चन वो घुमाने की कोशिश करते हैं। तो हमको यही अनुभव शेयर करना चाहते हैं क्योंकि ये यही ऑप्शन नहीं आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपको वहाँ जो अनुभव है वहाँ पर आप उसको अप्लाई तो कर सकोगे कि नहीं यार, इस तरीके इस जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था तो इसके ऊपर हमने ये चीज़ सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। ठीक है, तो आप उसी चीज़ को आप राइट करके आओगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर है हमारा ए। ये चीज़ें देखो, इसमें भी डबल डबल क्वेश्चन बनाते हो, जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन देते कि आप एक ना एक क्वेश्चन तो गलत करोगे। ऑर्गन विच एक्ट एज ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, अंग जो शरीर के रक्त के रूप में कार्य करता है। स्प्लीन, हार्ट, लीवर, किडनी। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड बैंक का काम करता है? ठीक है, रक्त को संग्रह करके रखता है। ठीक है, विच ऑर्गन एक्ट एज ब्लड बैंक। ठीक है, ये ऑर्गन विच ऐसा वो थोड़ा हो गया। ठीक है, तो विच ऑर्गन एक्ट ब्लड बैंक, कौन सा ऑर्गन है? ठीक है, शरीर में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को ब्लड बैंक के रूप में जाना जाता है, मतलब रक्त को स्टोरेज करके रखता है। ठीक है, स्प्लीन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है। तो अधिकतर लोग हार्ट की तरह जाते हैं, लेकिन हार्ट उसको स्टोरेज करने का काम नहीं करता, वो पंप करने का काम करता है। ठीक है, और लीवर जो होता है कहीं ना कहीं हार्ट को, वो सॉरी ब्लड को का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन का मतलब होता है जो इनप्योर ब्लड होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे कि एक एज होती है जो न्यू बोन्स होते हैं तो लीवर में ही उसका फॉर्मेशन होता है क्योंकि उनकी जो बोन्स डेवलपमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो वो लीवर का फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, हम ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं। भले हम जो एडल्ट भी हो जाते तो वहाँ पर भी वो पार्टिसिपेट का काम करता है लीवर। किडनी, किडनी फिल्टर का काम करती है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा स्प्लीन। स्प्लीन को हम ब्लड बैंक के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा स्प्लीन। तो इस तरीके से समझे। ठीक है, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या ब्लड
ब्लड बैंक हार्ट उसको क्या कर रहा है, हार्ट उसको पंप करने का काम करता है, ठीक है। और किडनी उसको फिल्टर करने का काम करती है ब्लड को। लीवर उसको कहीं ना कहीं वो भूमिका निभाता है सिंथेसिस के लिए, फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और जो स्प्लीन हमारा उसको स्टोरेज करने का काम करती है ब्लड बैंक। चलिए, पेप स्मेयर इज रिलेटेड टू, ठीक है। पेप स्मेयर किससे संबंधित है, से संबंधित है, मतलब सर्वाइकल कैंसर से, ब्लड कैंसर से, लंग कैंसर से, या स्किन कैंसर से। अब हमें पता होना चाहिए जो पेप स्मेयर होती है वो कहाँ काम आती है। अगर हमें ये सारी चीज़ें पता है तो हम उसको आसानी से करके आएंगे। जो पेप स्मेयर हमारे गायनेकोलॉजिस्ट में, ठीक है, गायनेकोलॉजी में यूज़ होता है, ठीक है। जो हमारी जो गायनेकोलॉजी है, जो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके लिए हम वहाँ उसके लिए हम लोग कौन सा स्टेनिंग यूज़ करते हैं, पेप स्टेन, ठीक है। अब पेप स्टेन, पेपनिकुलाव स्टेन जिसको हम पूरा बोलते हैं गायनेकोलॉजी में हम, ठीक है, उसमें हम पेपनिकुलाव स्टेन यूज़ करते हैं और पेपनिकुलाव में हम पेप स्मेयर का यूज़ करते हैं। अब पेप स्मेयर, अब वहाँ सैंपल क्या ले कहाँ से लेते हैं, ठीक है, तो सर्वाइक्स से, ठीक है। कहाँ से लेते सैंपल, सर्वाइक्स से लेते हैं। तो अब यहाँ पर हो गया ना क्लियर वाली बातें, ठीक है। इस तरीके से हमें सोचना है एक के बाद एक, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में पीडीएफ खुलते हैं। जैसे मैं एक टॉपिक रखा, गायनेकोलॉजी एक पुस्तक उठाए, गायनेकोलॉजी में हम स्टेन उठाएंगे, पेपनिकुलाव में स्मेयर उठाएंगे, पेप स्मेयर। अब पेप स्मेयर का जो सैंपल होता है वो कहाँ से लेते हैं, सर्वाइक्स से लेते हैं, ठीक है, स्पेचुला से लेते हैं। ये भी चीज़ें याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब सर्वाइक्स से लेते हैं, तो अब जो कैंसर की बात हो रही है तो वो तो सर्विक्स के अंदर ही होगा ना, उसी डायग्नोसिस के लिए होगा, और वही जो उसका मेन पार्ट एम है, सर्वाइक्स। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा सर्वाइक्स, ठीक है, सर्वाइक कैंसर के लिए। चलिए, सेमिनल फ्लूइड इज, ठीक है, सेमिनल फ्लूइड क्या है, एसिडिक है, एल्कलाइन है, न्यूट्रल है, या नॉन ऑफ द अबव, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई सेमिनल फ्लूइड है तो कुछ ना कुछ तो होगा, या तो एसिडिक होगा, एल्कलाइन होगा, या तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप ये याद रखना होगा, एक ट्रिक में बताता हूँ इसमें, क्योंकि जो हमारा प्रोजेस्ट्रॉन टेस्ट लगाता है, मेल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मेल के अंदर ही सेमिनल फ्लूइड होगा, और सेमिनल फ्लूइड का काम क्या होगा ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सेमिनल फ्लूइड का सिक्रेशन कहाँ से होता है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन बने, ठीक है। तो सेमिनल फ्लूइड का क्या होता है, जो हमारे स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, उनको वो मूवमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, उनको क्या करवाते हैं, ठीक है, वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। अगर वो सेमिनल फ्लूइड के थ्रू ही वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अगर सेमिनल फ्लूइड नहीं होंगे तो वो मर जाएंगे, ठीक है। जो सेक्रेटम से जो अब उसका जो आएंगे वो, ठीक है, तो वो सेमिनल फ्लूइड के थ्रू है, तो उसमें तो वो क्या होंगे, तैरते हैं उसमें, और तैर के ही तो वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो उसको वो एक एटमोस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, और भी सारी चीज़ें उसमें हैं उसके फंक्शन सेमिनल फ्लूइड के, ठीक है। तो अब उसमें उसका नेचर पूछ रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक टेस्ट भी लगाते हैं, एल्कलाइन फास्फेट, ठीक है। तो उसका जो नेचर भी होता है वो एल्कलाइन नेचर का ही होता है ये, ठीक है, नॉट एसिडिक, ठीक है। हाँ, जो फीमेल का जो ओव्यूलेशन का जो इन्वायरमेंट होता है वो ज़रूर एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। लेकिन जो मेल का जो जेनेटल जो ट्रैक का जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, वो किस नेचर का होगा, वो एल्कलाइन नेचर का होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का एक क्या अल्टरनेट में होता है, ठीक है। जो इन्वायरमेंट होगा वो नेचर होगा वो फीमेल का एसिडिक होता है और मेल का एल्कलाइन होता है, ठीक है। तो सेमिनल फ्लूइड भी किस नेचर का होगा हमारा, इसका जो राइट आंसर है बी, एल्कलाइन नेचर का होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस लेके आने वाला है, और ऐसे क्वेश्चंस लेके आने वाले जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला, आपको एक नया सा नया अनुभव मिलने वाला है जब आप एग्ज़ाम के जब आप लैपटॉप के सामने आपके, ठीक है, सिस्टम के सामने बैठोगे, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हमने एक आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है। और वही कॉन्फिडेंस आप फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक बनाए रखना ही हमको आप सिखाएंगे, किस तरीके से उस कॉन्फिडेंस को हम टिका के रखें। और मेन चीज़ें यही होती है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर कितने क्वेश्चन तक आप कॉन्फिडेंस बनाए रखते हो। अगर आप 100 क्वेश्चन तक कॉन्फिडेंस बनाए रखोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इसी के साथ
बने रहे चैनल के साथ। हमें एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस लेके आने वाले, अच्छा से अच्छा अनुभव देने की कोशिश करेंगे और सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेन चीज़ है अनुभव। ठीक है, आपको उसको जो आप पढ़ रहे हो आप उसमें कितना अनुभव रखते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ने 3 एग्ज़ाम में से तीनों एग्ज़ाम फाइट करके किए, तो आई होप कि आपको भी उस वो अनुभव शेयर करने की कोशिश करूँगा चैनल के माध्यम से। तो हम आपके फुल सपोर्ट में हैं, तो आप भी चैनल को सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।